मोदी पोल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। मुद्दा यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ महीनों पहले कह रहे थे अब की बार 400 बार, और लगभग सभी एग्जिट पोल्स 400 सीट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आपका या अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा दोस्तों एग्जिट पोल्स की चर्चा करके। मुद्दा यह कि इन एग्जिट पोल्स के बहाने अब मीडिया यह कह रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र को खतरा, यह सब मुद्दे नहीं हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बेशक 500 सीटें भी मिल जाए ना, तो उनसे सवाल किए जाएंगे। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर उन्हें कटघरे में रखा जाएगा। ये मुद्दे खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि लोग सड़कों पर हैं, महंगाई है आसमान पर, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। मगर देखिए आपका मीडिया क्या कह रहा था एग्जिट पोल्स के नतीजों के बहाने। देखिए क्या हो रहा था आज तक न्यूज चैनल में। इत्तेफाकन दोस्तों ये वही तिहाड़ी पत्रकार है, याद कीजिएगा जब मोरबी पुल हादसा हुआ था तब इस व्यक्ति ने मारे गए लोगों पर दोष मढ़ा था। जब ईएमआई बढ़ जाते हैं, ईएमआई का रेट बढ़ जाता है, तब ये इस बात को लेकर बहस कर रहा था कि इसमें भी जनता का दोष है। जी हां, ये वो व्यक्ति है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो जनता को गाली देता है। मुद्दा यह स्पष्ट है दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल जाती हैं, इसका मतलब आपके सवाल बेमानी हैं, इसका मतलब आपको अपने सवाल करने का अधिकार नहीं है। यही ये मीडिया कह रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा, एग्जिट पोल्स पर मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, मगर कुछ मुद्दे जरूरी हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 140 डीएम्स से बात की है, 140 नौकरशाहों से बात की है। ये वो नौकरशाह हैं जो अहम जगहों पर तैनात है जहां पर वोटिंग हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि देश के गृह मंत्री हैं ये, मगर इस वक्त चुनाव से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। सिर्फ चुनाव आयोग इस तरह का संवाद कर सकता है, इस तरह का संपर्क साध सकता है, मगर देश के गृह मंत्री करीब 140 डीएम्स जिला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। रही बात एग्जिट पोल्स की, तो मैं इतना जानता हूं कि जिस एक्सिस ने भारतीय जनता पार्टी को करीब 400 सीटें दी हैं, उन्हीं के जो प्रदीप गुप्ता थे, अभी कुछ ही दिनों पहले ये कह रहे थे कि मुकाबला जो है आखिरी ओवर तक जाएगा, कांटेदार मुकाबला होगा। ये कुछ ही दिनों पहले की बात है, और अब 400 सीटें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर भाजपा को या भाजपा गठबंधन को 400 सीटें मिल रही हैं तो मुकाबला कांटे का कैसे हो सकता है भाई? याद दिलाना चाहूंगा कि इस भाई साहब ने क्या कहा था कुछ दिनों पहले अपने ही मंच पर, वही जनता, आखिरी ओवर, आखिरी गेंद, और फिर एग्जिट पोल्स आता है और 400 सीटें। और सिर्फ ये नहीं, कई लोग 400 सीटें दे रहे हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, नतीजे जब भी आएंगे और जो भी आएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि सरकार से सवाल पूछे जाने बंद कर दिए जाने चाहिए, मगर उससे पहले विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है सतर्क रहने की। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने अपने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स, चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनसे कहा कि काउंटिंग टेबल पर अब काउंटिंग एजेंट नहीं बैठेगा। बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जो काउंटिंग एजेंट होता है, अलग अलग पार्टियों के जो काउंटिंग एजेंट होते हैं, उनके लिए बाकायदा प्रावधान है और दिशा निर्देशों में साफ है। काउंटिंग एजेंट की मौजूदगी साफ तौर पर यहां दिखाई गई है। ये जो आप पीले में रेखांकित चीजें देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि काउंटिंग एजेंट का वहां होना जरूरी है, उसकी क्या भूमिका होती है, जब नतीजे आते रहते हैं तो काउंटिंग एजेंट को क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजें साफ तौर पर लिखी गई हैं। तो काउंटिंग एजेंट को तो हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इनफैक्ट
कपिल सिब्बल ने एक बहुत अहम जानकारी दी थी काउंटिंग एजेंट्स के बारे में, वो कुछ देर बाद बताऊंगा। मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई 400 सीटें मिल जाती हैं तो मेरे जहन में कुछ सवाल हैं दोस्तों। यानी कि देश एक ऐसे व्यक्ति पर अपना विश्वास दोबारा जतलाना चाहता है जो कुछ दिनों पहले मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। जिसने कुछ दिनों पहले अपने ही देश के नागरिकों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया था। सुनिए। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसने कुछ दिनों पहले यह कह दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी एक भैंस वो चुरा लेगी। सुनिए। तुम्हारे पास बे भैंस वो है तो एक भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपी दो, एक तुम्हारा छोकरा ना पाई केम तो हमारे एक भैंस हमारी वोट बैंक में आप છે આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે। બોલો આ હિંમત એમની? હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ ભાઈ? जिन्होंने कुछ दिनों पहले यह तक कह दिया था कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों का खोल कर रख दूंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब यह समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहा था। यानी कि मैं मां से नहीं जन्मा हूं, मैं ईश्वर का दूत हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। जिन्होंने खुद को अविनाशी बताया था, ईश्वर का अवतार बताया था। यानी कि जनता ऐसे व्यक्ति पर दोबारा विश्वास जतलाना चाहती है जो इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था। और यही नहीं, इसी आज तक के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था याद है ना आपको? जब एक चाटुकार पत्रकार ने उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री हमने आपसे आज सारे कठिन सवाल किए, तब प्रधानमंत्री ने गुस्से में यह कहा था कि ये कठिन सवाल क्या होते हैं। दरअसल इन कठिन सवालों का जवाब आप पर होता है एक इकोसिस्टम के जरिए। वो इकोसिस्टम जो आप पर दबाव डालता है कि अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आप पत्रकार नहीं होंगे, और मैं ऐसे इकोसिस्टम का इलाज करूंगा आपके लिए। और प्रधानमंत्री ने यह बात सिर्फ आज तक के इंटरव्यू में नहीं की थी, टाइम्स नाउ नव भारत में भी उन्होंने यही बात कही थी दोस्तों। वो इकोसिस्टम का इलाज करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग सवाल करना चाहते हैं उनका इलाज करना चाहते हैं। अब आप समझे दोस्तों क्यों वो तिहाड़ी पत्रकार शुरुआत में यह कह रहा था कि वो मुद्दे ही बेमानी है, बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको रोजगार की जरूरत नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें आ भी जाती हैं तो क्या आप उनसे सवाल नहीं करोगे? भाई प्रधानमंत्री तो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, तो जो व्यक्ति खुद को प्रधान सेवक बताता है क्या उससे हम सवाल ही पूछना बंद कर दें? यह किस किताब में लिखा हुआ है? यह संविधान की किस किताब में लिखा हुआ है कि सवाल ही नहीं पूछे जाने चाहिए? चिंता यही है दोस्तों कि अगर भाजपा को वाकई 350 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, या जैसे कि तमाम एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें मिल जाती हैं, तो हर गुजरते दिन के साथ सवाल पूछना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अक्सर लोकतंत्र खतरे में की बात कही जाती है कि भाई लोकतंत्र के अंदर संवाद की जरूरत है ना, सवाल पूछना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, मगर यह सब खत्म कर दिया जाता है।
मैं नहीं भूला हूं कि भारत समाचार को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी आलोचना करो, मगर आलोचना नहीं होती है, सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरोपों से आपको क्या दिक्कत है भाई? यही आरोप आप 2012 से कांग्रेस पर लगा रहे थे। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा घोटाला और न जाने क्या क्या कहा था आपने। यह आरोप ही थे ना प्रधानमंत्री। 10 साल गुजरने को आ गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2G घोटाले के आरोपियों को क्या हुआ? सब बरी हो गए, सब बरी हो गए। याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मनमोहन सरकार के आदेश को पलट दिया था और यह कहा था कि भाई आप जो आवंटन करेंगे शासकीय आदेश से नहीं करेंगे, आप उसकी नीलामी, बोली लगाएंगे, एक पूरी प्रक्रिया होगी। तब याद कीजिएगा, भाजपा ने इस फैसले को मुद्दा बनाते हुए कहा था कि किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। मगर 10 साल बाद 2023 में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का मामला आता है। जी हां, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, उपग्रहों से मिलने वाली ब्रॉडबैंड सेवा का जो स्पेक्ट्रम होता है, मोदी सरकार अब शासकीय आदेश के जरिए इसे आवंटित करना चाहती है भारतीय एयरटेल से जुड़ी एक कंपनी को लेकर। यानी कि जिस मुद्दे को आपने भ्रष्टाचार 2012 में बताया था, अब वही काम आप कर रहे हैं। और आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जिस कंपनी को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है उसने मोदी सरकार या भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए करोड़ों रुपए दिए थे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर भाजपा को 400 सीटें मिल भी जाती हैं तो क्या उनसे सवाल ना किए जाएं? सवाल ना किए जाएं। सारा जो खेला हो रहा है साहब कि हमें 400 सीटें अगर मिल गई एग्जिट पोल्स में तो तुम सवाल नहीं कर सकते, मुद्दे ही बेमानी है। अरे मुद्दे तो हैं ना, मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, मुद्दे तो है ना भाई, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, अर्थव्यवस्था मुद्दा है। ये मुद्दे उठाए जाएंगे और इन सवालों को उठाया जाएगा, इससे कोई नहीं बच सकता। उस तिहाड़ी की इतनी हिमाकत कैसे कि वो इस तरह की बात प्राइम टाइम में कह सके? क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए उसे दोबारा इसी तरह से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा जब वो करीब 21 दिन वहां रहा था। इसीलिए ये लोग चाटुकार हैं, इसीलिए सवाल नहीं किए जाते। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर वाकई ऐसा जनादेश आता है जिसमें 400 सीटें मिल रही हैं और उस जनादेश में कोई खोट नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, अगर उस जनादेश में कोई खोट नहीं है और जनता की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन तमाम चीजों के बावजूद, तो सराखों पर ऐसा जनादेश, सराखों पर ऐसा जनादेश। मगर मुद्दा यह है कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर विपक्ष को लग रहा है कि यह फर्जी जनादेश है तो उसे अदालत में उसे चुनौती देने का अधिकार है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो रुदाली नहीं कर रहे हैं, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस शब्द पर गौर कीजिए दोस्तों, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र, लोकतंत्र के हिसाब से, वो लोकतंत्र जो हमें यह भरोसा दिलाता है कि सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, हमारे सवालों का जवाब देगी और अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं देगी तो बाहर जाएगी। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अजय माकन ने दावा किया था कि उनके काउंटिंग एजेंट्स को इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ने अभी 2 ही दिन पहले एक वीडियो जारी किया था और विपक्ष को एक नसीहत दी थी कि जिस दिन मतगणना हो रही होगी, काउंटिंग हो रही होगी, तमाम काउंटिंग एजेंट्स को क्या करना चाहिए। 5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, 5 मिनट का वीडियो है। कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या वो कह रहे हैं, सुनते हैं उसे। नमस्कार। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि
आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त, ठीक है। तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है CU नंबर। CU नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है BU नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहाँ, बैलेट नंबर यूनिट होगा, ठीक है। और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, VVPAT ID होगा। सो ये चारों चीजें लिखित रूप में होंगी वहां, ठीक है। आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पर काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे EVM इज ऑन ECI, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024, ठीक है। और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है, ठीक है। उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है, ठीक। फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले EVM, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए, ठीक है। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और PST का मतलब पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, ये भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए। फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, 2 चीजों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए। और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, वो रिजल्ट की टाइमिंग में, तो गड़बड़ है। उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। बहरहाल 4 जून का वक्त रह गया है दोस्तों, इंतजार करते हैं क्या होता है। मगर एक वादा है मेरा, जो भी नतीजा आए मैं अपने मंच पर आपकी सवाल उठाता रहूंगा, पीछे नहीं हटने वाला हूं दोस्तों, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।